देखिए इस वीडियो में मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो से रिलेटेड टोटल 40 एमसीक्यूज़ कराऊंगा। ये पार्ट 1 है और इसका सेकंड पार्ट आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स ये दोनों टॉपिक आपको इसी टॉपिक में देखने को मिल जाएंगे। पहला सवाल, इफ़ द फ्लूइड इज आइडियल एज पर अजम्पशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इट मीन्स दैट प्रेशर इज कांस्टेंट, विस्कोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो या फ्लो इज कांस्टेंट। तो बर्नौली थ्योरम में जो पहली अजम्पशन होती है वो ये होती है कि जो फ्लो है वो आइडियल होना चाहिए। तो आइडियल फ्लो जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि उसकी एक तो विस्कोसिटी जीरो होती है, यानी वो नॉन विस्कस होता है, और दूसरा वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी जब हम उसको दबाते हैं या उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। ये दो चीज़ें जिसमें होती हैं वो आइडियल फ्लो माना जाता है। इनमें से यहाँ पे विस्कोसिटी के टर्म में लिखा हुआ है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि विस्कोसिटी इज़ ज़ीरो। बाकी तीनों चीज़ें रिलेटेड नहीं हैं। द बर्नौलीज इक्वेशन रेफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ। तो बर्नौली इक्वेशन में जो है एनर्जी का कंजर्वेशन लगता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि सारी एनर्जीज का सम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो बर्नौली थ्योरम यही कहती है, इन एन आइडियल फ्लो व्हेन द फ्लो इज स्टेडी एंड कंटिन्यूअस द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी इज कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। तो ये जो तीन एनर्जी हैं, पोटेंशियल, काइनेटिक और प्रेशर, जिनको नीचे लिखा भी है, पोटेंशियल यानी जेड जो हाइट से निकलती है, काइनेटिक यानी वी स्क्वायर अपॉन टू जी जिसमें वेलोसिटी का रोल होता है, और प्रेशर यानी पी अपॉन रो जी जिसमें प्रेशर आता है और डेंसिटी और ग्रेविटी भी आती है। तो इन तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये आपस में फ्लक्चुएट कर सकती हैं पर तीनों को जोड़ के एक जैसी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन द केस ऑफ स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ अ फ्लूइड द एक्सेलरेशन इज। तो स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो है। अब स्टेडी फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। जैसे आप किसी एक जगह पर खड़े हो रखे हैं नदी में, और वहाँ पे सुबह दिन शाम को आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो हम क्या देख रहे हैं कि टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। हालांकि यहाँ पे यूनिफॉर्म भी बोला गया है पर आप सिर्फ स्टेडी के टर्म में भी देखेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म में क्या होता है कि यूनिफॉर्म में एक स्पेस ले लेते हैं हम। जैसे ये मान लीजिए कोई फ्लो है, तो स्टेडी के लिए तो हम किसी एक ही जगह पे ब्लॉक करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो स्टेडी है, और अगर हो रही है तो फिर वो अनस्टेडी हो जाता है। पर यूनिफॉर्म चेक करने के लिए एक डिस्टेंस लेना पड़ता है जिसको स्पेस भी बोलते हैं। अब हम इस फ्लो को यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व करेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तब हम बताएंगे ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, बाकी आगे सवाल काफ़ी मिलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो बोला गया है तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर रीजन में, ये जितना ये बीच में बना हुआ है इतने में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फिर, जीरो। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो इज एप्लीकेबल व्हेन द। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी कुछ अजम्पशन होती हैं जैसे बर्नौली इक्वेशन में होती हैं। अब इसमें जो अजम्पशन होती हैं वो एक्चुअली यही हैं जो ऑप्शन में लिखी हुई हैं। एक तो फ्लो जो है वो वन डायमेंशनल होना चाहिए, 1D। जैसे किसी पाइप में फ्लो बहता है, जनरली तीन तरह की, जब इस हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं तो 1D, 2D और 3D फ्लो आता है। आगे उनके एग्जाम्पल भी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्योंकि पाइप में फ्लो करता है तो वहाँ पे 1D फ्लो होना चाहिए। दूसरा है वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है। जैसे आप ये पढ़ते हैं ना कि यहाँ वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे V2 है, इसमें नहीं कह रहा, वो एक ही जगह की बात कर रहा है। जैसे यही वाला पॉइंट पकड़ लीजिए 1 1 वाला, ठीक है, ये मान लेते हैं 2 वाला है, तो 1 वाले का जो क्रॉस सेक्शन होगा जब आप इसको साइड से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में स्पीड ज़्यादा है, किनारों पे कम है, जो जनरली पाइप्स में होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अजम्पशन ये है कि वेलोसिटी पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म होनी चाहिए और फ्लो स्टेडी होना चाहिए, ये भी एक इसमें होता है। तो ये सारे ऑप्शन लिखे गए हैं उसी के अजम्पशन के रिगार्डिंग। द बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू।
अब बर्नौली इक्वेशन कहाँ एप्लीकेबल होती है? इसमें जो फ्लो है वो स्टेडी टाइप का होना चाहिए। तो उसके अलावा देखिए इसमें सारे दिखेंगे आपको अब। पहला तो यही है कि फ्लो आइडियल होना चाहिए, यानी नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। सेकंड है इरोटेशनल होना चाहिए। थर्ड है 1D होना चाहिए। फोर्थ है स्टेडी होना चाहिए। और पांचवा है फ्लो टेक्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इनमें से जो ये स्टेडी वाला है और ये जो आइडियल वाला है, इससे ज़्यादा सवाल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेडी की टर्म में पूछा हुआ है। बर्नौली इक्वेशन तब एप्लीकेबल होगी जब फ्लो कैसा होगा? स्टेडी होगा। पहला इसलिए गलत है क्योंकि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तीसरा तो खैर दूसरे का ही उल्टा है। और चौथा हम देखते नहीं हैं यूनिफॉर्म वगैरह में, ठीक है। होना चाहिए तो यूनिफॉर्म हो फिर। फॉर ए स्टेडी आइडियल फ्लो ऑफ अ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट रेफर्स टू। अब यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। बर्नौली इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है, तो वो अभी आपको बताई थी कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पाइप फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे जेड जो है वो चेंज हो रहा है। ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कुछ और थी, यहाँ कुछ और हो गई। और इसकी वजह से सिर्फ ये नहीं बदला, यहाँ पे हो सकता है V2 और V1 भी चेंज हो गए हों। P हो सकता है कांस्टेंट हो या हो सकता है बदल गया हो, लेकिन तीनों का सम जो है, यहाँ तीनों का सम और यहाँ तीनों का सम, ये इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये होता है बर्नौली इक्वेशन में। द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लैमिनार फ्लो ऑफ अ रियल फ्लूइड इज नोन एज। तो लैमिनार फ्लो के लिए हम नेवियर स्टोक इक्वेशन यूज़ करते हैं। ये कुछ इस तरह की होती है, Fg प्लस Fp प्लस Fb बराबर ma। अब इसमें जो G और P है, ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स, ये तो सब इक्वेशन में आता है, पर बाद में जो चीज़ आती है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो जैसे यहाँ पर टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, टर्बुलेंट फोर्स नहीं है Ft, तो इसमें सिर्फ विस्कस फोर्स है, और बाकी जो दो हैं वो तो हर फ्लो में होते हैं। तो ये लैमिनार फ्लो में ही पाए जाते हैं तीनों फोर्सेस, ग्रेविटी, प्रेशर और विस्कस। तो यानी ये वाली इक्वेशन कैसी हो गई? लैमिनार फ्लो के लिए हो गई, और इसका नाम होता है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग अजम्पशन मेड इन द डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो अब इनमें से गलत कौन सी है? तो फ्लो आइडियल होना चाहिए, ये ठीक है। फ्लो अनस्टेडी होना चाहिए, ये गलत है। और तीसरा भी सही है, इनकम्प्रेसिबल। चौथा भी सही है, इरोटेशनल। बी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। इफ़ द फ्लो इज अज्यूम्ड टू बी आइडियल, विस्कस फोर्स इज जीरो, इक्वेशंस ऑफ मोशन आर नोन एज। तो ये वाला जो है ये यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें विस्कस फोर्स को जीरो कंसीडर कर लिया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये प्रेशर वाला और ग्रेविटी वाला फोर्स आता है, ठीक है, यूलर्स इक्वेशन में। विस्कस भी इसमें जीरो हो जाता है। द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलॉन्ग वेल डिफाइंड पाथ्स और स्ट्रीम लाइन एंड ऑल द स्ट्रीम लाइन्स आर स्ट्रेट एंड पैरेलल इज नोन एज। तो ऐसा किस में होता है जिसमें फ्लूइड पार्टिकल जो हैं एक वेल डिफाइंड पाथ में ट्रैवल करें या स्ट्रीम लाइन में करें? तो ये होता है लैमिनार फ्लो में। ये ऊपर जो पिक्चर है वो लैमिनार फ्लो की है, तो ये एक वेल डिफाइंड पाथ है। स्ट्रीम लाइंस भी कहते हैं हम इनको, और इसीलिए लैमिनार फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। जबकि इसका जो अपोजिट होता है वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। उसमें जो पाथ है किसी भी पार्टिकल का वो बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं होता, बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं होता, वो कहीं भी हो सकता है, जैसा कि पिक्चर में दिख ही रहा है। तो ये लैमिनार फ्लो हो जाएगा। द फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू स्पेस इज नोन एज। तो यहाँ पे कह रहा है कि चेंज होगी किसी स्पेस में। जैसे ये कोई दूरी मान लीजिए, यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ से और यहाँ के बीच में देख रहे हैं, तो इस स्पेस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर चेंज नहीं होती तब यूनिफॉर्म होता। ये रहा यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब होता है कि वेलोसिटी जो है वो उस पर्टिकुलर स्पेस में चेंज ना हो। यहाँ पर देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यहाँ पे हम टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं देखते, यहाँ पे डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में देखते हैं। वही ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि वेलोसिटी बदल रही है या कांस्टेंट है। अगर बदल रही है तो नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म। क्योंकि यहाँ पे बदल रही है तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इन ए स्टेडी फ्लो लोकल एक्सेलरेशन इज जीरो, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज जीरो,
बोथ आर जीरो या नन इज़ जीरो। तो देखिए ये दोनों जो है लोकल एक्सेलरेशन जो होता है इसमें हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में किस हिसाब से बदल रही है, लेकिन कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन में हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कैसे बदल रही है। हालांकि यहाँ पे v की मल्टीप्लाई और हो जाती है, वो तो डेरिवेशन से समझ में आता है, पर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि लोकल एक्सेलरेशन में हम ये देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे बदल रही है, डेल वी अपॉन डेल टी, ये डो वी अपॉन डो टी भी पढ़ते हैं इसे। और कन्वेक्टिव में यहाँ ये देखते हैं कि ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कैसे बदल रही है। तो स्टेडी फ्लो हम जानते हैं कि स्टेडी फ्लो किसी एक जगह पे देखा जाता है, किसी फ्लो में एक जगह पे खड़े होके टाइम के हिसाब से, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो लोकल एक्सेलरेशन तो यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि यहाँ किसी एक जगह पे जो है वो वेलोसिटी नहीं बदलेगी टाइम के साथ। आप 2 घंटे बाद देखिए, 4 घंटे बाद देखिए, यहाँ पे नहीं बदलने वाली क्योंकि स्टेडी फ्लो है। तो इस पर्टिकुलर जगह के लिए, या ये कहें कि स्टेडी फ्लो के लिए, डेल वी अपॉन डेल टी तो हो जाएगा जीरो। लेकिन कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन यहाँ पे अकर कर सकता है, बल्कि करता है। जैसे यहाँ पर तो नहीं बदल रहा, पर जो स्पीड यहाँ पर है वो ज़रूरी नहीं है वो भी यहाँ पर हो, ऐसा यूनिफॉर्म में होता है। स्टेडी में ये स्पीड अलग हो सकती है, ये स्पीड अलग हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेडी फ्लो में कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन हो सकता है, यानी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो सकती है। यहाँ मान लेते हैं 10 की स्पीड थी, यहाँ 20 की हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 ही है और यहाँ पर 20 ही है, किसी भी टाइम देख लीजिए। तो स्टेडी तो है ये फ्लो, लेकिन यहाँ पे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि यहाँ पे लोकल एक्सेलरेशन जीरो होता है। यही सवाल अगर यूनिफॉर्म फ्लो के लिए पूछा होता तो वहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता फिर, क्योंकि वहाँ पे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो होता, क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। ठीक है, चलिए। बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किन दो पॉइंट्स के बीच होती है? इन स्टेडी रोटेशनल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। स्टेडी तो है लेकिन रोटेशनल है यहाँ पे, तो रोटेशनल नहीं होगा। स्टेडी इरोटेशनल होता तब सही होता। बी है इन एनी टाइप ऑफ इरोटेशनल फ्लो। अब एनी टाइप में तो और भी चीज़ें आ जाएंगी। इन एनी रोटेशन फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यहाँ पर भी रोटेशन है। और चौथा है इन स्टेडी इरोटेशनल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। सो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि स्टेडी होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ए फ्लूइड फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग फ्लोइंग इज कॉल्ड। अब यहाँ पे डेंसिटी के रेस्पेक्ट में बोल दिया और डज नॉट चेंज कह रहा है। तो डेंसिटी कब चेंज होती है? जब फ्लो जो है वो कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, तो डज नॉट चेंज होगा तो तब क्या हो जाएगा? इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, कंप्रेसिबल होती ही वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम बदल रहा है या नहीं बदल रहा। ए फ्लूइड इन विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग फ्लोइंग इज कॉल्ड। अब यहाँ पे कह रहा है चेंज हो रहा है, सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा है, तो तब क्या हो जाएगा? कंप्रेसिबल हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के उल्टे पूछे गए हैं। फॉर एन इरोटेशनल फ्लो द इक्वेशन डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो विद यूजुअल नोटेशंस इज कॉल्ड। तो ये जो है लैप्लास इक्वेशन होती है, इसको हम वेलोसिटी पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, जिसको हम पोटेंशियल फंक्शन भी कहते हैं। जो फाई होता है वो एक्स, वाई, जेड और टी चारों चीज़ों का फंक्शन होता है। फिर उसके हिसाब से हम इसको आगे ये चीज़ें निकालते हैं जो यू वी डब्ल्यू होते हैं इसमें। फाइनली जो निकल के आती है इक्वेशन वो ये वाली आती है। और इसी को जब हम 2D में देखते हैं, 2D में देखने के लिए हम ये वाली टर्म जीरो कर देते हैं, क्योंकि 2D में हम फिर एक्स और वाई एक्सिस में देखते हैं ना ओनली, तो फिर एक्स और वाई वाला उठाते हैं। तो ये डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन बनती है 2D के लिए। इसी को हम लैप्लास इक्वेशन बोल देते हैं। तो यहाँ से ये सवाल पूछा गया है। बर्नौलीज इक्वेशन विल नॉट बी यूज्ड इन, कहाँ यूज़ नहीं होगी? वेंचुरी मीटर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑरिफिस मीटर और पिटोट ट्यूब।
तो ये जो ए, सी और डी हैं, ये एक्चुअली फ़्लो को मेज़रमेंट करने की डिवाइसेस हैं किसी न किसी रूप में। तो वहाँ पे हम बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करते हैं। देखिए, बर्नौली इक्वेशन को हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम मोशन ऑफ फ़्लो को कंसीडर करते हैं। तो अब ये जो डिवाइसेस हैं, ये बनी इसलिए हैं ताकि हम फ़्लो को मेज़र कर सकें, उसका डिस्चार्ज बता सकें। तो वहाँ पे इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, शुरुआत ही इससे करते हैं। लेकिन पंप जो है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, इसको हम मशीन में पढ़ते हैं, वहाँ पे ये इक्वेशन यूज़ नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ हॉट वायर एनीमोमीटर। तो जो सिर्फ एनीमोमीटर होता है, उसमें तो हम क्या लिखते हैं कि ये वेलोसिटी बताता है एयर की, विंड स्पीड। और जब हॉट वायर एनीमोमीटर हो तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड को मेज़र करने की जो डिवाइसेस होती हैं, उन्हें हम फ्लो मीटर कहते हैं। ठीक है, फ्लो कैन बी मेजर्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। द कॉमन टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर्स विद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आर लिस्टेड बिलो। तो ये फ्लो मीटर्स हैं सारे, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन टाइप। इसमें जो एफ वाला है वो देख सकते हैं एनीमोमीटर, इसी को हॉट वायर एनीमोमीटर बोला गया है। ठीक है, तो ये सारी डिवाइसेस हैं और इन्हीं में से कोई एक यहाँ पर दे रखा है। ये कोरियोलिस फोर्स वाला जो है, ये भी आगे है एक क्वेश्चन, इस पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। When various fluid particles move in zigzag paths, flow is called। अब जिगजैग पाथ है तो ऐसा लैमिनार में तो नहीं होगा। ये एक्चुअली क्वेश्चन लैमिनार और टर्बुलेंट के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि उसमें फ्लो जो है वो बिल्कुल भी एक पाथ पे नहीं होता, इधर उधर भागते रहते हैं पार्टिकल। ठीक है, तो ये टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। When a fluid mass rotates without any external force being impressed on it, then it is called as। तो अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। अब दो तरह के वोर्टेक्स मोशन होते हैं। वोर्टेक्स मोशन तो असल में वो होता है जब फ्लूइड जो है घूमता है चारों तरफ कहीं पर भी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा टॉर्नेडो वगैरह जब आता है तो वो भी उसी चीज़ में आती हैं, हालांकि उसमें वाटर हो ना हो अलग चीज़ है। तो वोर्टेक्स मोशन में तो ये है जब कोई चीज़ घूमे। हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो हम फ्लूइड की बात करेंगे। अब इसमें जो दो टाइप के फोर्सेस आते हैं वो हैं फ्री और फोर्स्ड। ठीक है, दो टाइप के मोशन जो आते हैं। तो जब ये कहेगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, विदाउट लिखा हुआ है ना, तो तब वो फ्री वोर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे वाश बेसिन में होता है, वाश बेसिन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है, इसलिए वहाँ पे फ्री वोर्टेक्स मोशन होता है। जब वाश बेसिन फुल भर जाता है तो तब जब वो पानी नीचे जाता है तो तब आप देखेंगे वहाँ पे फ्री वोर्टेक्स होगा। लेकिन जैसे वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में जब नीचे मोटर घूमती है तो जो सबसे नीचे प्लेट लगी होती है बॉटम में, जब वो घूमती है तो वहाँ पे एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है, तो इसीलिए वॉशिंग मशीन में फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन हो जाता है। तो ये दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं इनको समझने के। द लॉसेज आर मोर इन विच टाइप ऑफ फ्लो। तो जिसमें फ़्लो जो है वो जेंटली फ़्लो कर रहा है, जैसे लैमिनार में, तो वहाँ पे तो लॉसेस कम होंगे। और टर्बुलेंट में क्या होता है कि उथल पुथल ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में आंसर दे सकते हैं। फॉर ए टू डायमेंशनल फ्लो द स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय फाइव बराबर 2xy, द वेलोसिटी एट अ पॉइंट 3 4 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर वेलोसिटी बतानी है। अब ये जो साई है ये दे रखा है 2xy। ठीक है, साई है ये, फाई नहीं है। तो अब देखिए, जो u होता है इसमें हम साई को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे y को कांस्टेंट मान के। तो 2y आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और y की जगह 4 रखेंगे तो ये फिर 8 हो जाएगा। ये 4 रखेंगे इस पॉइंट से 3 4 से। फिर इसी तरह से जो v है उसमें हम साई को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं x को कांस्टेंट मान के। फिर यहाँ पे 2x आ जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा। और जो वेलोसिटी होती है वो इन दोनों के स्क्वायर का रूट होता है, या ये कह सकते हैं जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इनका भी स्क्वायर कह सकते हैं हम, इनका भी स्क्वायर होता है। ठीक है, बात एक ही है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। When the water drawn from the central hole made in vast hand basin, the type of flow of water is। तो vast hand basin में मैंने आपको बता दिया फ्री vortex होगा। The necessary condition for the flow to be steady is that
स्टेडी फ्लो में क्या कंडीशन ज़रूरी है? द वेलोसिटी डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऐसा तो नहीं है, प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती है। द वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट एट ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल ये सही है, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए किसी एक पॉइंट पे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और तीसरा गलत है क्योंकि वेलोसिटी चेंजेस लिखा हुआ है। ए पाइपलाइन गेट ट्रैप्ड फ्रॉम 500 mm diameter to 250 mm diameter. The water is flowing at a rate of 6.4 meter cube per second from this pipe. Find the velocity of water at the smaller end. तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन में पढ़ते हैं हम इस तरह से, पहले 500 डाया था, फिर यहाँ पे 250 हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो डाया दे रखा है उसकी मदद से हम एरिया निकाल सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी एक एंड पे पूछ रहा है, बी एंड पे पूछ रहा है एक्चुअली, वो जहाँ पे डाया कम है वहाँ पे हमको वेलोसिटी बतानी है। तो A1V1 वाला कॉन्सेप्ट, जो A1V1 बराबर A2V2 है, वो डायरेक्ट नहीं लगाएंगे हम। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि डिस्चार्ज तो हमें दे ही रखा है। अब डिस्चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यहाँ पर भी उतना ही डिस्चार्ज होगा, यहाँ पर भी इतना ही होगा, क्योंकि कोई लीकेज तो हो नहीं रहा, ना ही कोई पानी ऐड हो रहा है, तो डिस्चार्ज तो सेम होगा। और जो सेकंड वाला एंड है, बी वाला एंड, जहाँ पे डाया कम है, वहाँ पे हमें डाया तो पता ही है, डाया पता है यानी हमें एरिया पता है। तो जब हमें डिस्चार्ज भी पता है और जब हमें एरिया भी पता है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, Q बराबर A/V से। तो इसलिए वो डायरेक्ट वो वाला लगाना थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डाया हमें दे रखा है उसकी मदद से एरिया निकाल लेंगे, और जब A निकल जाएगा तो Q बराबर AV लगा के Q की जगह रखेंगे 6.4, एरिया जो निकल के आएगा वो रखेंगे, और वहाँ से V आ जाएगा 130 मीटर पर सेकेंड। ध्यान क्या रखना है, जो डाया है वो mm में दे रखा है, तो उसको मीटर में बदलना ज़रूरी है, क्योंकि जो डिस्चार्ज है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, तभी जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में आएगी। इफ़ वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट द फ्लो शुड बी। अब यानी यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी पोटेंशियल वाले केस में जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें फ्लो स्टेडी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और इरोटेशनल होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है। ठीक है, ये रहा स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल। तो इनमें से जो तीसरा वाला पूछा हुआ है तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए फ्लो इन विच at any point in the flowing fluid various characteristics such as velocity, pressure, density, temperature do not change with time, तो स्टेडी फ्लो हो जाएगा। अभी तक तो हमने सिर्फ वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में बात करी, लेकिन स्टेडी फ्लो में वेलोसिटी के अलावा प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। ये भी टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए किसी एक पॉइंट पर। ए स्ट्रीम ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए बंडल ऑफ। तो स्ट्रीम ट्यूब क्या होती है? स्ट्रीम ट्यूब एक इमेजनरी ट्यूब होती है जो नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन से बनती है। बहुत सारी स्ट्रीम लाइन से उसको बनाया जाता है, ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे है। और स्ट्रीम लाइन क्या होती हैं? ये वो इमेजनरी लाइन होती हैं जो किसी पॉइंट पे जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने से मिलती हैं। ठीक है, एक तो हो गया जो पार्टिकल है वो ट्रैवल कर रहा है, वो वाला पाथ नहीं, वो तो पाथ लाइन हो जाती है जिस पे वो ट्रैवल कर रहा है। लेकिन जहाँ पर किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये पार्टिकल कोई फ्लो कर रहा है तो ये तो पाथ लाइन हो गई इसकी, और इसी में जैसे इस पॉइंट पे देखेंगे आप तो यहाँ पे जो स्ट्रीम लाइन होगी वो ये वाली होगी जो इस पॉइंट पे टेंजेंट होगी। इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये वाली हो जाएगी जो टेंजेंट होगी, और ये जो स्ट्रीम लाइन होती है ये डायरेक्शन दिखाती है उस फ्लो की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो ये स्ट्रीम लाइंस हो जाएगा। स्ट्रीम ट्यूब में क्या होती हैं? स्ट्रीम लाइंस होती हैं, बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन। फॉर बर्नौलीज इक्वेशन टू रिमेन वैलिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या ज़रूरी नहीं है? स्टेडी फ्लो होना चाहिए, ये तो ज़रूरी है। आइडियल गैस फ्लूइड, इस पे अभी आते हैं। इरोटेशनल फ्लो, ये भी होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ये भी होना चाहिए। ये सब मैंने आपको अजम्पशन में बताए थे। अब देखिए बी ऑप्शन में, ऑप्शन तो वही सही होगा, पर हो सकता है ये कन्फ्यूज़न हो कि आइडियल फ्लूइड भी तो होना चाहिए, पहला सवाल यही तो था। लेकिन देखिए आइडियल फ्लूइड और आइडियल गैस, इनमें फ़र्क होता है। जो ऑप्शन बी दे रखा है वो आइडियल गैस की बात कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक आर्टिकल है, ए फ्लूइड
is a gas or a liquid, so it seems logical that ideal gases would be a subset of ideal fluids, but they are not. ठीक है, यानी वो सेम नहीं है, आइडियल गैसेज अलग हैं और फ्लूइड्स अलग हैं. एन आइडियल गैस इज ए हाइपोथेटिकल गैस दैट सेटिस्फाइज द आइडियल गैस लॉ, और एन आइडियल फ्लूइड इज ए फ्लूइड दैट हैज़ नो विस्कोसिटी, दैट कुड बी ए लिक्विड और अ गैस विद नो विस्कोसिटी, और इसको हम परफेक्ट फ्लूइड भी बोलते हैं. यानी जो आइडियल गैस वाला कॉन्सेप्ट है वो आइडियल गैस लॉ को सेटिस्फाई करना चाहिए और जो आइडियल फ्लूइड वाला है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट अलग है. ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि आइडियल गैसेस और आइडियल फ्लूइड जो हैं वो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं. तो क्योंकि यहाँ पर आइडियल गैसेस लिखा हुआ है तो बर्नौली इक्वेशन में ऐसा नहीं है कि आइडियल गैस के लिए हो, वो आइडियल फ्लूइड के लिए है, और आइडियल फ्लूइड में भी जो लिक्विड वाला पोर्शन है उसके लिए है. ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म लैमिनार फ्लो थ्रू अ कंडक्ट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरीज. तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैसे वेरी करता है, ये सवाल एक्चुअली आपने सॉयल में भी किया होगा. वहाँ पे जब हम परमेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो V प्रोपोर्शनल होता है I के, और जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो ये हो जाता है KI. तो ये V वेलोसिटी होती है, I हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है, और ये परमेबिलिटी आती है यहाँ पे. ठीक है, तो हम देख सकते हैं वेलोसिटी I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी पे ही वेरी कर रहा है, वो भी डायरेक्टली. इफ़ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी of flow does not change with location over a specific region, the flow is called as. तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी नहीं बदल रही है तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म फ्लो क्योंकि ओवर ए स्पेसिफिक रीजन बोला गया है, वही स्पेस की बात कर रहा है वो. ठीक है, जो आपको बता रखा है ये ओवर ए स्पेसिफिक रीजन, तो ये स्पेसिफिक रीजन हो जाएगा उसके लिए. Which of the following expression represents the continuity equation in case of steady incompressible flow. तो अब देखिए जो continuity equation है वो उसकी शुरुआत हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास से, कि जितना मास आ रहा है उतना ही जा रहा है, और जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो वेलोसिटी पोटेंशियल वाला ही करते हैं, क्योंकि जो फाई है वो x, y, z और t इन चारों का फंक्शन होता है. तो इन चारों के रेस्पेक्ट में जब देखते हैं तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम डेंसिटी देखते हैं डेल रो अपॉन डेल टी. इसी तरह से इसमें जब x का देखेंगे तो डेल रो यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, y में डेल वी हो जाएगा और z में डेल w हो जाएगा. ठीक है, हो सकता है यहाँ पे डायरेक्ट समझ में ना आए क्योंकि ये पूरा डेरिवेशन है अपने आप में, पहले इसमें जुड़ा हुआ है ना कुछ, तभी समझ में आता है. तो फिलहाल आप ये देखिए कि क्योंकि जब इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो डेंसिटी कांस्टेंट होगी फिर, क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है. तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो रो भी चेंज नहीं होगा, तो रो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, तो डेल रो अपॉन डेल टी तो हो जाएगा जीरो. बाकी जो तीन टर्म बची उन तीनों में से हम रो को कॉमन लेंगे और उसको उधर भेज के जीरो कर देंगे. तो फाइनल इक्वेशन जो मिलती है वो मिलती है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड. 2D के लिए पूछेगा तो डब्ल्यू वाली टर्म हटा देंगे, यहाँ पे पूरा ही पूछा हुआ है. यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट्स. तो यूलर इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि एफ जी प्लस एफ पी बराबर एम ए होता है, यानी ग्रेविटी फोर्स प्लस प्रेशर फोर्स बराबर एम ए. तो ये एक्चुअली ये जितनी भी इक्वेशन है, नेवियर स्टोक, यूलर, रेनॉल्ड भी होती है एक, इस तरह से ये सारी जो हैं ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे ही निकाली गई हैं. ठीक है, जिसमें एम ए आता है साइड में, राइट साइड में एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा. फॉर ए फ्लो ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर गिवन बाय यू बराबर दे रखा है लैम्डा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, एंड वी बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3y स्क्वायर. वट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द पॉसिबल फ्लो फील्ड विच इंक्लूड्स स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो. अब क्योंकि स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोल दिया तो हम डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे. अब देखिए u और v तो वही लिखे हुए हैं जो आपको दे रखे हैं, और स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो में जो इक्वेशन आती है
वो आती है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। तीसरा नहीं ले रखा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यू और वी दे रखे हैं, यानी यहाँ पे 2D फ्लो की बात हो रही है। और यहाँ पर जो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स है इसको अलग से निकाला गया है, फिर मैंने मतलब अलग से निकाल रखा है, और डेल बी अपॉन डेल वाई को भी अलग से निकाल रखा है। देखिए यू वाले केस में जो दे रखा है यू की वैल्यू, इसको रहने देते हैं, जो यू दे रखा है उसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई को कांस्टेंट मान के, तो तब ये आएगा लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और वी वाले केस में जो v दे रखा है उसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे x को कांस्टेंट मान के, तो तब ये आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ये जो दोनों वैल्यूज़ आई इनको पहली इक्वेशन में पुट करेंगे और जो कटेगा उसको काट देंगे, बाकी बचेगा लैम्डा बराबर 9, और यही हमें निकालना था। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सरफेस प्रोफाइल ऑफ अ फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो इज, फोर्स्ड वोर्टेक्स की बात कर रहा है, तो फोर्स्ड वोर्टेक्स में एक पैराबोलॉइड बनता है, जैसे ये होता है एक पैराबोलॉइड, ये बना कहाँ से, जैसे ये पैराबोला है तो इसको आप घुमा दीजिए इस एक्सिस के अराउंड, तो कैसी शेप बनेगी, ऐसी बनेगी ना एक इमेजनरी शेप, तो ऐसी ही शेप बनती है फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो में। हालांकि इतनी डीप नहीं बनती है एक्चुअली, अगर आपने वॉशिंग मशीन में पानी घूमता हुआ देखा हो तो इतना डीप तो नहीं जाता है, पर करीब करीब इतना चला जाता है, ठीक है, और पूरा देखेंगे तो इतना जाएगा, मतलब बीच में गहरा होगा, किनारों से ऊपर होगा, तो बनेगा वो पैराबोलॉइड ही। साइड से देखेंगे तो ऐसा पैराबोला होगा, ऐसा डीप नहीं होगा इस तरह से, ठीक है, पर शेप तो सेम ही रहेगी। ऑन विच प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड, तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, मास चेंज नहीं होगा। मास का मतलब यहाँ पे डिस्चार्ज से है, क्यू जिसे हम कहते हैं, मास इनफ्लो मास आउटफ्लो। इफ वेलोसिटी पोटेंशियल सेटिस्फाई द लैपलास इक्वेशन इट रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल डैश फ्लो, तो मैंने आपको बताया था वेलोसिटी पोटेंशियल में जब हम लैपलास इक्वेशन निकालते हैं तो उसके लिए फ्लो जो है वो स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल होना चाहिए। ये आपको अभी बताया था एक सवाल पहले भी। बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाइड टू, तो बर्नौली इक्वेशन कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब, तो यहाँ पे सब में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज होगा। वेंचुरी मीटर का कॉन्सेप्ट जो है हम फ्लो मेजरमेंट में पढ़ते हैं, उसके सवाल आपको उसी टॉपिक में मिलेंगे देखने को, पर ये देख सकते हैं यहाँ पर वेंचुरी मीटर की शुरुआत भी जब हम करते हैं तो वो बर्नौली इक्वेशन से ही करते हैं, ठीक है। एक इसमें कन्वर्जिंग पार्ट होता है, एक डाइवर्जिंग पार्ट होता है, तो दोनों चीज़ें देखते हैं, फिर ये थ्योरम को अप्लाई करते हैं। इसी तरह से बाकी चीज़ों में भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ होती है। एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड एनी लिक्विड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग, तो किसको फुलफिल करना चाहिए, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का ही अजम्पशन है ये कि आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, जैसे अभी एक सवाल पहले भी हुआ था। बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन one assumption that is only dash force is acting on the fluid and not other external forces are acting on the flowing fluid, flowing होगा यहाँ पे। तो देखिए बर्नौली इक्वेशन में आपने देखा होगा फ्लो करता है पानी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और कोई फोर्स उस पर नहीं लग रहा होता है। जब ग्रेविटी होती है तभी उसका डेटम चेंज होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ग्रेविटेशनल प्रेशर या ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए ये थे 40 MCQs। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर लिख देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।